अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ये हमारा स्टमक है, राइट। क्या होता है दैट हेयर आर योर सेल्स, दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज। जो ग्लूकोज आएगा ना उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए होते हैं। ये हमारा ल्यूमाइनल साइड है, ये हमारा बेसोलेटरल साइड है। क्या होता है यार कि यहाँ पर हमारा एक पंप होता है, वो पंप का मैकेनिज्म हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अलॉन्ग चलता है। मैं आपको उसका एग्जांपल देती हूँ। क्या होता है यार कि सपोज़ हमारे पास में यहाँ पर ग्लूकोज है। अब यहाँ पर अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा भी हो जाती है ना तो भी ग्लूकोज जाता है, ठीक है, तो भी ग्लूकोज जा रहा है, फ्रॉम लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। यानी कि ग्लूकोज पहले कम था, ठीक है, लेकिन बाद में ग्लूकोज जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ऑब्वियसली एक टाइम आएगा जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यहाँ कम हो जाएगी और यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके बावजूद भी जब हमारा ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट चलता रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि ग्लूकोज लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ मूव कर रहा है। तो जब वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसा हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब अब उसको लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जाना है तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी रिक्वायर होगी। लेकिन ये पंप काम कैसे करता है? सिर्फ ग्लूकोज नहीं है जो जा रहा होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू। जो हमारा ये सेल है जो हमारे ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो वो स्ट्रक्चर कैसा है? सेल के एक तरफ है सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप और सेल के दूसरी तरफ है सोडियम और ग्लूकोज पंप, सोडियम और ग्लूकोज पंप। और यहाँ है हमारा सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप। अब क्या हो रहा है यार कि सोडियम और ग्लूकोज, ये पंप की स्पेशलिटी क्या है कि ये काम तब करेगा जब सोडियम भी अंदर जाएगा और ग्लूकोज भी अंदर जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर सोडियम आयन अंदर ज़्यादा हो गया तो सोडियम की ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी और ग्लूकोज जाता जाएगा, नहीं। ये फंक्शन ही तब करेगा जब इसके एक एंड पर सोडियम अटैच हो, दूसरे एंड पर ग्लूकोज अटैच हो। जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे तो बेसिकली ये दोनों मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर भेजेगा। फ़र्क क्या होता है यार? यहाँ पर हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल क्यों पढ़ते हैं? देखो, सोडियम अंदर आ रहा है, सोडियम अंदर आया जाएगा। एक टाइम आएगा जब सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाएगी। जब सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा हो जाएगी तो सोडियम की एंट्री रुक जाएगी। सोडियम क्यों आएगा अंदर? भाई सोडियम की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में आ जाएगी और एक टाइम आएगा कि ज़्यादा ही आ जाएगी। ये चीज़ अगर हुई तो सोडियम अंदर आने से मना कर देगा, और अगर सोडियम ने अंदर आने से मना कर दिया तो ग्लूकोज भले ही अटैच हो भले ही ना अटैच हो, ग्लूकोज किसी तरह सेल में जाने से अलाउड ही नहीं होगा, क्योंकि पंप ही एक्टिव नहीं होगा। दोनों डोमेन जब तक नहीं काम करेंगे, एक डोमेन के काम करने से नहीं चलेगा, दोनों डोमेन काम करने चाहिए। इनकी एक्टिविटी टोटली डिपेंड करती है इसके ऊपर। ये पंप क्या करता है? जब सोडियम आयन सेल के अंदर आता जाता है, ये पंप क्या करता है? सोडियम को एटीपी यूटिलाइज करके, एटीपी यूज़ करके कंटिन्यूसली उस सोडियम को बाहर भेजता रहता है। कंटिन्यूसली वो सोडियम को बाहर भेज रहा है। तो सोडियम की कंसंट्रेशन सेल के अंदर कभी बढ़ती ही नहीं है। सोडियम की कंसंट्रेशन बाहर से आने वाले सोडियम की और इस सोडियम की बैलेंस्ड रहती है, जिसकी वजह से सोडियम का डोमेन फंक्शनल रहता है। अब जब इस पंप ने सोडियम को बाहर थ्रो कर दिया तो सोडियम की कंसंट्रेशन अंदर लो है और बाहर हाई है, तो इस पंप के थ्रू सोडियम का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो तो पैसिव हो रहा है, यानी कि वो तो एनर्जी रिक्वायर नहीं है। सोडियम का ट्रांसपोर्टेशन जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ हो रहा है। भाई सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप काम कर रहा है। सोडियम पोटाशियम एटीपेस पंप ने क्या करा? सोडियम को निकाल के बाहर फेंक दिया। तो सेल के अंदर तो वो सोडियम को वैसे भी इकट्ठा नहीं होने दे रहा, लेकिन ये पंप जब सोडियम को अंदर भेजता है तो ये पंप जो सोडियम को अंदर भेज रहा है, इस पंप में सोडियम हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जा रहा है। तो जो सोडियम का ट्रांसपोर्ट है वो तो
पैसिव है, जो सोडियम का ट्रांसपोर्ट है उसमें एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है वो हमारा ग्लूकोज यूज़ करता है, क्योंकि ग्लूकोज जब हम अंदर भेजते जाएंगे एक टाइम आएगा कि ग्लूकोज सेल के अंदर ज़्यादा हो जाएगा और बाहर कम हो जाएगा, एंड येट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज कंटिन्यूज। ठीक है ना। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ योर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि यहाँ पर जो एटीपी मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर उसका फंक्शन कुछ नहीं है, उसका फंक्शन मेन यहाँ पर है। सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप काम कर रहा है तो हमारा ये पंप रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। सपोज़ हमने एक ड्रग दिया, उसने क्या करा कि उसने बेसिकली हमारे इस पंप को अटैक करा, इस पंप को नॉन फंक्शनल बना दिया। जब हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप फंक्शन नहीं करेगा तो ये एक्सेसिव सोडियम को बाहर नहीं भेज पाएगा। सोडियम यहाँ से अंदर आएगा, थोड़े टाइम बाद सेल के अंदर काफ़ी सारा सोडियम हो जाएगा, क्योंकि ये पंप तो हमारा काम नहीं कर रहा है। जब काफ़ी सारा सोडियम हो जाएगा तो फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन होने की वजह से सोडियम ग्लूकोज को भी ट्रांसपोर्ट नहीं होने देगा, क्योंकि सोडियम कहेगा भैया देखो मेरी पॉपुलेशन तो अंदर बड़ी मेंटेन्ड है, मैं तो अंदर जाऊँगा नहीं। प्रॉब्लम ग्लूकोज के लिए खड़ी हो जाएगी कि ग्लूकोज को जो एटीपी चाहिए वो इसके ट्रांसपोर्ट से मिल रही थी, और ये पंप काम तभी करता है जब दोनों डोमेन फंक्शनल हो। अब अगर सोडियम ने अंदर जाने से मना कर दिया तो ग्लूकोज तो बेचारा वैसे ही अटक गया। तो बेसिकली इस पंप की फंक्शनिंग कंप्लीटली डिपेंड करती है हमारे सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप के ऊपर। So this is an example of your secondary active transportation. How does this happen? That there is a sodium glucose pump. ऐसे हमारे सोडियम अमाइनो एसिड पंप होते हैं जो इनकी सबकी एक्टिविटीज़ इसके अराउंड मीडिएट करती है। अगर यहाँ पर एटीपी ब्रेकडाउन अफेक्ट हो गया, अगर यहाँ पर ये पंप काम करना बंद करेगा तो ऑब्वियसली ये पंप बेकार हो जाएगा हमारे लिए। ये था हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके बाद में आपने पता यार पढ़ा होगा कि अगर सिन पोर्ट, यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, दैट अगर सिर्फ एक ही आयन की मूवमेंट मतलब या तो बाहर हो रही है या अंदर हो रही है और एक ही पंप करा रहा है तो ये यूनिपोर्ट हो जाएगा। अगर एक ही पंप दो आयंस की मूवमेंट एक ही तरफ करा रहा है, जैसे अभी हमने सोडियम और ग्लूकोज का एग्जाम्पल देखा था, वो बेसिकली सोडियम और ग्लूकोज को सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ भेज रहा था, वो हमारा सिन पोर्ट हो गया। सिन पोर्ट या फिर हम लोग बोल सकते हैं को ट्रांसपोर्टेशन। और अगर कोई एक पंप है जो एक आयन को बाहर भेज रहा है, एक आयन को अंदर भेज रहा है, तो ये होता है हमारा एंटीपोर्ट। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। ठीक है, यूनिपोर्ट, सिन पोर्ट को और बोलते हैं को ट्रांसपोर्टेशन, और ये एंटीपोर्ट। इसके बाद में हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो है हमारी 3 टर्म्स जिसमें हम लोग बहुत जल्दी कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहली है हमारी पिनोसाइटोसिस। मैंने कई लोगों को नोट करा है वो लोग पिनोसाइटोसिस को डिफ़ाइन नहीं कर पाते। पिनोसाइटोसिस का मतलब क्या है? सपोज़ ये मेरी सेल मेम्ब्रेन है और इसने एक वेसिकल बनाया बाहर, और बाहर इसने जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है इसने एक वेसिकल बनाया इस तरह से, और इसने जो कैप्चर करा वो था हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड को जब ये सेल के अंदर लेकर आएगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में कभी भी कोई सॉलिड बॉडी या कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई पैथोजन नहीं आता है अंदर। ठीक है, इट इज़ मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है, इसीलिए हम लोग पिनोसाइटोसिस बोलते हैं उसे, कि उसने भैया एक मेम्ब्रेन बनाई फ्लूइड के अराउंड और उस फ्लूइड को कैप्चर करके वो सेल के अंदर ले आया। दिस इज़ योर पिनोसाइटोसिस। उसके बाद में हम बात करते हैं फेगोसाइटोसिस के बारे में, जो हम लोग पढ़ते भी हैं कि फेगोसाइटोसिस में हम क्या देखते हैं। फेगोसाइटोसिस में दैट दे फॉर्म अ मेम्ब्रेन, दैट ये अगर हमारा कोई फॉरेन पार्टिकल है तो वो इसके अलॉन्ग पहले मेम्ब्रेन की शेप चेंज करता है और फिर उस पार्टिकल को एनगल्फ करके सेल के अंदर ले आता है। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ योर, इस तरह से लाता है, और फिर उसके बाद में वो मेम्ब्रेन के साथ में बाकी स्ट्रक्चर तो मिल जाता है और फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आ जाता है। दिस इज़ योर फेगोसाइटोसिस। तीसरी चीज़ है आपकी एक अनदर टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस, एंड वी कॉल इट एज रिसेप्टर, और वी कैन से दिस इज़ योर लाइगेंड मीडिएटेड, आई मस्ट से।
लाइगेंड मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। मैं इसका आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ कैसे। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ योर लाइगेंड मीडिएटेड, या फिर यू कैन से इट्स अ रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। क्या होता है यार, ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आपकी सरफेस पर अटैच होते हैं एंड LDL रिसेप्टर्स बोलते हैं हम इन्हें, लो डेंसिटी लिपिड रिसेप्टर्स होते हैं ये। दे आर अटैच्ड साइमल्टेनियसली, आप देखोगे कि दे आर अटैच्ड टू सर्टेन ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स हैं जो अंदर की तरफ लिंक्ड रहते हैं। एंडोसाइटोसिस में भी पता है क्या होता है यार, कि एंडोसाइटोसिस में जब हमारी सेल मेम्ब्रेन के अराउंड ये बन जाता है और ये एक वेसिकल बना लेता है, तो हमारी सेल के अंदर साइटोस्केलेटन ऑफ सेल में कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं, कुछ फिलामेंट्स ऐसे होते हैं जो इस मेम्ब्रेन में जो भी फॉरेन बॉडी होती है उसको अंदर खींचने के लिए ज़ोर तो चाहिए भैया। ये थैला कोई अकेला तो नहीं है, खाली है, इसके अंदर एक फॉरेन बॉडी भी है। इसको खींचने के लिए कुछ फिलामेंट्स इस वेसिकल से अटैच हो जाते हैं और ये फिलामेंट्स होते हैं हमारे एक्टिन फिलामेंट्स। जैसे ही वो अटैच होते हैं तो वो वेसिकल को सेल के अंदर खींच लाते हैं, वहाँ वो वेसिकल ओपन अप होकर उस प्रोडक्ट को सेल के अंदर रिलीज़ करती है। तो ये हमारे एक्टिन फिलामेंट्स हेल्प करते हैं मेम्ब्रेन को, हेल्प करते हैं इस वेसिकल को बाहर से अंदर की तरफ आने में। ओके, सिमिलरली हमारे लीवर में क्या होता है, दिस इज़ द सेटअप ऑफ आवर लीवर सेल का एग्जाम्पल दिया है। दिस इज़ अ प्रोटीन कॉर्ड एंड दीज आर द LDL रिसेप्टर्स, और ये हमारा एक LDL मॉलिक्यूल है। LDL मॉलिक्यूल जैसे ही LDL रिसेप्टर्स के पास में जाके अटैच होता है तो ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन का हिस्सा जिसके ऊपर रिसेप्टर्स बने हुए थे, ये पूरा का पूरा सेगमेंट, ये पूरा का पूरा इसको घेर कर और अंदर की तरफ आ जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जब ये अटैच हुआ तो ये रिसेप्टर वाला एरिया अपने लाइगेंड के साथ में डिटैच होकर सेल के अंदर की तरफ आ जाता है और ये बाद में सेल के अंदर रिलीज़ हो जाता है और रिसेप्टर्स दोबारा जाके हमारे सेल के ऊपर अटैच हो जाते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ योर रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। देखो ये जो हमारा है ये हमारी पूरी साइकिल है, हमें इससे मतलब नहीं है। इसने क्या करा, LDL बाइंड करा, रिसेप्टर्स पर LDL बाइंडिंग हुई, इंटरनलाइजेशन मतलब लाइगेंड और रिसेप्टर दोनों के दोनों, रिसेप्टर ने इनको अंदर नहीं फेंका, कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करी, अंदर कुछ चेंजेस नहीं करे। उसने क्या करा, ठीक है, सपोज़ यहाँ पर हमने कुछ किडनैपर्स खड़े हुए थे दरवाजे पर, उन किडनैपर्स ने बच्चों को किडनैप करा, LDL मॉलिक्यूल के बच्चों को किडनैप करा और किडनैपर्स बच्चों को साथ में लेके सेल के अंदर आ गए। ठीक है, अब जब वो सेल के अंदर आ गए हैं उसके बाद में वो LDL मॉलिक्यूल्स को उनके बॉस के पास छोड़ के जाएंगे एंड आफ्टर दैट वो वापस किडनैपर्स जो है सरफेस पर जाके अटैच हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ आवर रिसेप्टर्स। LDL रिसेप्टर्स पहले सरफेस पर अटैच होते हैं, देन आफ्टर अटैचमेंट के वो LDL रिसेप्टर्स जो होते हैं LDL मॉलिक्यूल को अपने साथ अटैच होने देते हैं या हमारा लाइगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जैसे ही LDL मॉलिक्यूल इससे अटैच होते हैं ये पूरा का पूरा सेगमेंट ही अंदर की तरफ आ जाता है सेल के, और यहाँ पर वो आने के बाद में इन मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ कर देता है और ये रिसेप्टर्स फिर से जाके सेल मेम्ब्रेन में खड़े हो जाते हैं, फिर से जाके सेल मेम्ब्रेन में अटैच हो जाते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ योर एंडोसाइटोसिस, बट दिस इज सेड टू बी योर रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। So these is some introduction related to your cell membrane। सेल मेम्ब्रेन में और भी काफ़ी कुछ है, अगर आप डीपली पढ़ना चाहो तो you can refer any book now, and I think this is enough for today. Thank you.